नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी सेगमेंट अपना कंप्लीट किया है और आज से हम लोग बात करेंगे समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी की। तो आज से हम लोग बात करते हैं समुद्र विज्ञान की। ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान सेगमेंट में जो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या जो पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है, जिन जिन पॉइंट पे, तो एक थोड़ा सा सबसे पहले तो आउटलाइन बना लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हमें डिटेल में बात करनी है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है महासागरीय जल के तापमान के बारे में। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल में किस प्रकार से तापमान की स्थितियां होती हैं, तापमान बढ़ता कैसे है, या हम कह सकते हैं महासागर में जो ऊष्मन की प्रक्रिया है, ऊष्मन की प्रक्रिया क्या होती है, और साथ ही साथ महासागर में शीतलन की प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऊष्मन और शीतलन दोनों ही प्रक्रियाओं को यहां पर हमें समझना है। दूसरा जो पॉइंट डिस्कशन का है वो है महासागरीय जल की लवणता। तो महासागरीय जल की लवणता, सैलिनिटी इन ओशियन। महासागर में लवणता का कॉन्सेप्ट क्या है, सैलिनिटी क्या होती है, लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारक हैं, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, महासागरीय जल में लवणता का जो वितरण है, किस प्रकार से लवणता का वितरण किया गया है, मंडलीय वितरण कैसा है अक्षांशीय स्थितियों के आधार पर, और फिर हम कह सकते हैं कि समान अक्षांशीय प्रदेशों में जो लवणता की वितरण की स्थितियां हैं, उस लवणता के वितरण की स्थिति की बात करते हैं। अंतिम जो पॉइंट है डिस्कशन का, यह हम कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट पॉइंट है, यह है महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण या ओशियन वाटर सर्कुलेशन। महासागरीय बेसिन में जो जल का चक्रीय प्रवाह होता है, इस जल के चक्रीय प्रवाह की प्रक्रिया के बारे में समझना है, और साथ ही साथ प्रशांत महासागर और हम कह सकते हैं अटलांटिक और हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं, उन इंपॉर्टेंट जलधाराओं को भी देखना है, क्योंकि कई बार जलधाराओं से सवाल बनते हैं, तो जलधाराओं से संबंधित बातों को हमें डिस्कस कर लेना है। साथ ही साथ एक कॉमन पैटर्न होता है, उस कॉमन पैटर्न के बारे में भी समझना है कि जलधाराओं से संबंधित जो सामान्य प्रतिरूप है वो क्या होता है, कैसे विकसित होता है, कौन से वो कारक हैं जो जलधाराओं को प्रभावित करते हैं और जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करते हैं, स्वरूप को निर्धारित करते हैं, इनकी बातें करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे महासागर के नितल उच्चावच ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे कि महासागर नितल के उच्चावच। तो महासागरीय नितल उच्चावच रिलीफ, जो ओशियन बॉटम रिलीफ है, उन ओशियन बॉटम रिलीफ की बातें करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन शुरू किया जाए तो महासागरीय जल के तापमान से हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला ही पॉइंट है, और पहला पॉइंट है हमारा क्या, डिस्कशन का पॉइंट है महासागरीय जल का तापमान। महासागर में जल में
तापमान की स्थितियां कैसी होती हैं। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते समय हमने देखा हुआ है कि तापमान, पृथ्वी के लिए तापमान, हम कह सकते हैं पृथ्वी के लिए तापमान क्या है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि तापमान है एक प्रकार से मापक जो किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन कर रहा है। तो तापमान एक मापक है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन किया जाता है। और पृथ्वी के लिए ऊष्मा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। और पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा। तो जिस प्रकार से वायुमंडल के लिए ऊष्मा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या हमने डिस्कस किया था, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा, ऐसे ही महासागरीय बेसिन में, महासागर पर भी ऊष्मण की प्रक्रिया का या ऊष्मा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा। और फिर वायुमंडल में हमने डिस्कस किया था कि विभिन्न माध्यमों से ऊष्मा का बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासन होता है। इसी प्रकार से महासागर में भी ऊष्मण की प्रक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं महासागर में ऊष्मण की प्रक्रिया, महासागर में ऊष्मण की प्रक्रिया, और दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ है महासागर में शीतलन की प्रक्रिया। ऊष्मण की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से महासागर में ऊष्मा की प्राप्ति होती है और कैसे कैसे महासागर विभिन्न माध्यमों से उस ऊष्मा का बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासन करता है। तो महासागर में ऊष्मण की प्रक्रिया का संबंध है सूर्य से प्राप्त होने वाली, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा। ऊष्मण का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। किस प्रकार से सूर्य से प्राप्त हो रही है सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा की मात्रा ही क्या कर रही है, महासागरीय बेसिन में महासागर के तापमान को बढ़ा रही है। मान लिया हमने कि ये है महासागरीय बेसिन, तो हम क्या कह रहे हैं, महासागरीय बेसिन है ये, और इस महासागरीय बेसिन में ऊष्मण का मुख्य स्रोत है सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। तो महासागर को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सौर ऊर्जा आ रही है, और इस सौर ऊर्जा से महासागर के तापमान में वृद्धि हो रही है। और मान लिया कि महासागर के हिस्से में जो ऊर्जा आ रही है वो 100 यूनिट सौर ऊर्जा है। 100 यूनिट सौर ऊर्जा है जो महासागर को प्राप्त हो रही है, और जिस ऊर्जा को प्राप्त करके महासागर के नितल के तापमान में वृद्धि हो रही है, महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं महासागरीय जल के तापमान में। तो ये कुल जो महासागर को प्राप्त हुआ ये सौर ऊर्जा की मात्रा है 100 यूनिट। अब महासागर विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित करता है, जिस निष्कासन के परिणाम स्वरूप महासागर के तापमान में कमी आती है। और यह निष्कासन कैसे करता है, तो एक निष्कासन का रूप है दीर्घ तरंग विकिरण, लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण के माध्यम से। क्लाइमेटोलॉजी में हमने पढ़ा है दीर्घ तरंग विकिरण क्या होती है, दीर्घ तरंग विकिरण के योगदान को भी पढ़ा हुआ है, किस प्रकार से दीर्घ तरंग विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का निष्कासन होता है, इस बात को भी हमने समझा है। तो महासागर लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से बाह्य अंतरिक्ष में ऊष्मा का निष्कासन करता है। इसके साथ साथ महासागर चालन विधि के द्वारा भी ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर रहा है। ये दोनों मेथड, दीर्घ तरंग विकिरण और चालन विधि के द्वारा जो ऊष्मा निष्कासन की प्रक्रिया है,
इन दोनों मेथड का इस्तेमाल तो वायुमंडल में भी हो रहा था। आपको याद होगा कि वायुमंडल भी इन दोनों विधियों के द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में ऊष्मा को निष्कासित कर रहा था। ध्यान रखना है कि महासागर इनके अतिरिक्त एक और प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित करता है, और यह विधि है क्या? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, इवोपरेशन की प्रोसेस। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत महासागर सबसे अधिक ऊष्मा का निष्कासन महासागरीय सतह से बाह्य वायुमंडल और फिर अंतरिक्ष में कर देता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अधिक ऊष्मा का निष्कासन कर रहा है। अगर 100 यूनिट प्राप्त हो रहा है तो लगभग 52 यूनिट इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निष्कासित किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड स्तर पर है लॉन्ग वेव रेडिएशन। लगभग 42 यूनिट के आसपास इस लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से निष्कासन किया जाता है। और सबसे कम है किसका रोल? तो चालन विधि का, कंडक्शन मेथड का। जितना भी बचा अब कंडक्शन विधि के द्वारा निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं महासागर में ऊष्मन और शीतलन की प्रक्रिया का संबंध लघु तरंग विकिरण के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा एवं दीर्घ तरंग विकिरण, चालन तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में या वायुमंडल में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा से है। जिस तरह से ऊष्मा की प्राप्ति हुई वैसे ही बाहर निष्कासित कर दिया। एक बात और ध्यान रखनी है, ऊष्मन की प्रक्रिया में तो महासागर के ऊष्मन में प्रमुख रोल तो सूर्य से प्राप्त होने वाली इस सौर ऊर्जा का है। तो अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो इस सौर ऊर्जा की मात्रा का है प्रमुख रूप से। लेकिन अत्यंत ही अल्प मात्रा में सौर ऊर्जा के अतिरिक्त दूसरा जो रोल है वो है ज्वालामुखीयता की प्रक्रियाओं का। जब कभी महासागर के नितल पर महासागरीय बेसिन में ज्वालामुखीयता जैसी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, तब इन ज्वालामुखीयता की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप महासागर के नितल के समीप जिस स्थान पर ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया हो रही है वहां ऊष्मा मुक्त होती है और आसपास के जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रहे, ये एक अत्यंत ही नगण्य मात्रा में प्रभावशाली है, बहुत ही अल्प मात्रा में, हम कह सकते हैं अत्यंत अल्प मात्रा में, लेकिन प्रभावशाली है। तो अगर कभी प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाए तो महासागर में ऊष्मन की प्रक्रिया का संबंध निम्नलिखित कारकों से है, तो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया, तो दोनों आ जाएगा। तो पहला क्या है, सौर ऊर्जा ऊष्मन में, दूसरी है ज्वालामुखीयता की क्रिया, और इसके द्वारा क्या है, अत्यल्प मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में। इसका मतलब क्या है, अत्यल्प मात्रा का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन होती है, ध्यान रखना है। चलिए अब एक बात और समझते हैं। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है, ये समस्त प्रक्रियाएं, चाहे दीर्घ तरंग विकिरण हो, चाहे चालन की विधि हो, चाहे वाष्पीकरण की विधि हो, इन सब विधियों के परिणाम स्वरूप अंततः क्या होना है, तो अंततः महासागर ऊष्मा को निष्कासित करेगा और इन समस्त विधियों के द्वारा इन निष्कासन, ऊष्मा के निष्कासन से सागरीय जल के तापमान में कमी आएगी। तो सागर के जल का तापमान धीरे धीरे घट रहा होता है। ठीक है, इन समस्त प्रक्रियाओं के द्वारा। तो जहां भी दीर्घ तरंग विकिरण प्रभावशाली होगा, चालन प्रभावशाली होगा, वाष्पीकरण प्रभावशाली होगा, वहां महासागर के तापमान में कमी आएगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि ग्रीष्म ऋतु का समय है
और एक तरफ है स्थलखंड और एक तरफ है सागर। ग्रीष्म ऋतु के समय में स्थलखंड की तुलना में अगर सागर की बात करें तो सागर के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो सतह से ऊष्मा का निष्कासन शुरू हो जाएगा, तो जलीय सतह का तापमान घट जाएगा, जबकि स्थल अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं क्या? स्थलीय प्रभाव, जलीय प्रभाव। जब ग्रीष्म ऋतु का समय होगा तो ग्रीष्म ऋतु के समय स्थल खंडों की तुलना में जलीय सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा, जबकि ग्रीष्म ऋतु के विपरीत शीत ऋतु का समय आएगा तो शीत ऋतु के समय उल्टी स्थिति हो जाएगी, जलीय सतह का तापमान स्थल खंडों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। ठीक है, यह सामान्य सी बात है। अब हम बात करते हैं महासागर में तापमान का वितरण किस प्रकार से हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन का है क्या? महासागर में तापमान का वितरण। चलिए, कुल कितने तरह से वितरण है? तो पहला जो वितरण है इसे कहा जाता है क्या? अक्षांशीय वितरण। या हम कह सकते हैं मंडलीय वितरण। और दूसरा है समान अक्षांशीय प्रदेश में तापमान का वितरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय वितरण। महासागर में अक्षांशीय वितरण, तापमान के अक्षांशीय वितरण को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात मैं करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्लाइमेटोलॉजी आप मेरे से पढ़ चुके हैं, और आपसे मैं कहूं कि पृथ्वी की सतह पर तापमान के अक्षांशीय वितरण का नियंत्रक कारक कौन होता है, मुझे बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं? पृथ्वी की सतह पर तापमान के अक्षांशीय वितरण का नियंत्रक कारक, यानी हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं, तो तापमान की स्थितियों में अंतर की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और ये अंतर की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, इनका मतलब है क्यों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। विषुवत रेखा के समीप प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक है, जबकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि महासागर में भी तो यही फैक्टर काम करेगा। महासागर में अगर बात हो तापमान के क्षैतिज वितरण की, तो महासागर में तापमान के क्षैतिज वितरण में अक्षांशीय वितरण को प्रभावित करने वाला या मंडलीय वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा आपतन कोण। सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपतन कोण। अगर आपतन कोण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम महासागर की बेसिन में, कहां पर? महासागरीय बेसिन में विषुवत रेखीय क्षेत्रों से 90 डिग्री नॉर्थ
अथवा 90 डिग्री साउथ, ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे। जब महासागरीय बेसिन में विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ अथवा साउथ की ओर जाएंगे तो हमें आपतन कोण का मान घटेगा। आपतन कोण का मान घटेगा, इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी, और इस कमी के परिणाम स्वरूप कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे, तापमान भी घट जाएगा। तो जब भी बात हो महासागर के बेसिन में तापमान के वितरण की, और तापमान के वितरण में मंडलीय वितरण की बात हो, तो मंडलीय वितरण में ध्यान रखना है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे महासागरीय जल के सतह के तापमान में क्रमशः कमी आती जाएगी, क्योंकि आपतन कोण का मान घटा, और आपतन कोण के मान के घटने के साथ ही पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा भी घट गई। पढ़ा हुआ है क्लाइमेटोलॉजी में, यहां पर थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। अगर समान अक्षांशीय प्रदेश है, समान अक्षांशीय प्रदेश का मतलब है क्या, ध्यान रहे, समान अक्षांशीय प्रदेश, समान अक्षांशीय प्रदेश का मतलब है कि अक्षांशीय प्रदेश एक समान है, यानी कि आपतन कोण का मान एक समान है। इसका मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा एक समान है। जब आपतन कोण एक समान, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा भी तो एक समान होगी। फिर भी तापमान में अंतर की स्थितियां देखने को मिलती हैं, और समान अक्षांशीय प्रदेश में महासागरीय बेसिन में तापीय भिन्नता का दो बड़े कारण होते हैं, तापीय भिन्नता के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो हम कह सकते हैं महासागरीय बेसिन में समान अक्षांशीय प्रदेश में तापीय भिन्नता के कारण कौन से हैं, तो एक कारण है प्रचलित पवन का प्रभाव, और दूसरा है क्या, स्थलीय प्रभाव। तो दो ये कारण हैं, इन दोनों कारकों की हम चर्चा करते हैं। पहला फैक्टर तो है प्रचलित पवन का प्रभाव, और दूसरा है स्थलीय प्रभाव। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो पहली हेडिंग लगाइएगा, और पहली हेडिंग क्या है, प्रचलित पवन का प्रभाव। समान अक्षांशीय प्रदेश पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो समान अक्षांशीय प्रदेश में प्रचलित पवन किस प्रकार से प्रभावित करती है, जरा सा देखते हैं। मान लिया हमने कि ये है महासागरीय बेसिन, तो यहां पर लिखिए ये क्या है,
महासागरीय बेसिन है। ठीक है, इस महासागरीय बेसिन में प्रचलित पवनें क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो याद है कुछ प्रचलित पवनों का कॉन्सेप्ट आपको? उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ये बात। तो देखिए, अगर इस यहां पर क्या है, इधर है स्थल खंड, तो इधर दोनों ही तरफ क्या है, इधर है स्थल खंड का क्षेत्र, तो इस तरफ भी है आपका स्थल खंड, लिख सकते हैं आप, और यहां भी है स्थल खंड। ठीक है, तो देखिए इस स्थल खंड के ऊपर से अगर कुछ इस तरह से पवन चल रही है, वर्ष भर चल रही है, लगातार चल रही है और निश्चित दिशा में पवन चल रही है, बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस प्रकार से कोई प्रचलित पवन महासागर के ऊपर से चल रही है और महासागरीय क्षेत्र से जब प्रचलित पवन महासागर को पार करके महाद्वीप की ओर आती है, इस पवन को कहते हैं ऑन शोर विंड, या हम कहते हैं इसे अनुतट पवन। तो इसे कहा जाता है क्या, अनुतट पवन, ऑन शोर विंड, अनुतट पवन कहते हैं। ऑन शोर विंड है या अनुतट पवन है। अनुतट पवन कौन सी पवन है? ऐसी पवन है जो महासागर को पार करके महाद्वीप की ओर आ रही है। जो पवन तटीय क्षेत्र में स्थल खंडों को पार करके सागर के क्षेत्रों में प्रवेश करती है, इस पवन को कहते हैं ऑफ शोर विंड, अपतट पवन। तो इसे कहा जाता है अपतट पवन, ऑफ शोर विंड, अपतट पवन, ऑफ शोर विंड। तो देखिए ये पवन जो जा रही है, स्थल खंड को पार की और सागर के ऊपर से जा रही है, तो जिस सतह से बहती हुई जाएगी, इस सतह के जल को अपने साथ बहा करके कुछ इस तरह से ले जाएगी, और जिस जगह पर ये महाद्वीप को पार करेगी, उस स्थान पर इस जल को क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। तो धीरे 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 इस स्थान पर जल स्तर बढ़ जाएगा और यहां पर जल स्तर में कमी की स्थिति देखने को मिलेगी। जहां जहां अनुतट पवन का प्रभाव है, पवन क्या कर रही है, महासागरीय बेसिन से स्थल खंड की ओर प्रवेश कर रही है, महासागर से तट को पार करके स्थल की ओर प्रवेश कर रही है। ऐसी पवन महासागर के बेसिन से जल को बहा के लाएगी और तटीय क्षेत्र में ले आकर के इकट्ठा करने लेगी, इकट्ठा कर देगी, है ना। तो इस स्थान पर जो ऊपर का पानी है, ऊपर का पानी गर्म होगा क्योंकि ऊपर तो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। जैसे सौर ऊर्जा पहुंच रहा है, ऊपर का पानी गर्म होना शुरू हो गया। तो ऊपर के गर्म पानी को ला करके इस स्थान पर इकट्ठा करेगी, इसलिए यहां के तापमान में वृद्धि होगी और साथ साथ जल स्तर भी बढ़ जाएगा क्योंकि पानी आकर के पानी इकट्ठा हो रहा है। इस स्थान पर आया पानी और आकर के यहां पर पानी लगातार इकट्ठा हो रहा है। तो दो प्रक्रियाएं हुई जहां पर अनुतट पवन का प्रभाव है। एक तो इस स्थान पर जल स्तर बढ़ गया, तो एक प्रोसेस हुई कि जल स्तर बढ़ गया,
और दूसरा क्या है, जहां अनुतट पवन का प्रभाव होगा वहां पर जल का तापमान भी बढ़ गया। तो जिस स्थान पर अनुतट पवन का प्रभाव होगा वहां पर महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि के साथ जल स्तर में भी वृद्धि की स्थिति निर्मित हो गई। अब जल का स्तर जब बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ गया है, तो जल स्तर बढ़ने के कारण पानी नीचे की ओर बैठता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डाउन वेलिंग की प्रक्रिया। अब यहां पर क्या होगी, तो डाउन वेलिंग की प्रोसेस होगी, पानी नीचे की ओर बैठेगा। तो इस स्थान पर गर्म पानी इकट्ठा हो गया है और गर्म पानी इकट्ठा होने के कारण जल स्तर बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ने के कारण पानी धीरे धीरे नीचे की ओर बैठेगा। दूसरी तरफ जहां पर जल स्तर में कमी आई है, इस स्थान पर जल स्तर में क्या हो गया, अपतट पवन का प्रभाव है। और जहां भी अपतट पवन का प्रभाव होगा, पवन अपने साथ जल को बहा के ले जाएगी, इस स्थान पर जल स्तर में कमी आ जाएगी। तो यहां जल स्तर घट जाएगा। अब यह जल स्तर घट गया है, इस कमी की पूर्ति करने के लिए नीचे का ठंडा पानी ऊपर की ओर आकर उठेगा। ठंडा पानी नीचे का क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, और नीचे का पानी है, नीचे का पानी अपेक्षाकृत ठंडा है, तो पानी ऊपर की ओर उठेगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, जल स्तर घटेगा तो इसे कहा जाता है अपवेलिंग की प्रक्रिया। अपवेलिंग की प्रक्रिया। तो जिन स्थानों में अपतट पवन का प्रभाव होगा, ऑफ शोर विंड का इफेक्ट होगा, वहां जल स्तर कम होगा। और जल स्तर में आने वाली कमी की पूर्ति के लिए, जल की क्षतिपूर्ति करने के लिए नीचे का पानी ऊपर की ओर उठता है। नीचे का पानी जैसे जैसे ऊपर की ओर उठेगा, नीचे का चूंकि ठंडा पानी आता है, इसलिए महासागरीय जल के तापमान में कमी कर देता है। इस स्थान पर अपवेलिंग होगी और इसके साथ साथ तापमान घट जाएगा। तो महासागरीय जल के तापमान में कमी आ जाएगी। कुल मिलाकर के कंक्लूजन अगर कहा जाए तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि जहां पर महासागर में प्रचलित पवनों का प्रभाव होगा और प्रचलित पवनों के प्रभाव पर जिस स्थान पर अपतट पवन का प्रभाव होगा, अपतट पवन के प्रभाव के कारण जल स्तर में कमी आने से जल स्तर की आने वाली कमी को क्षतिपूर्ति करने के लिए नीचे का पानी ऊपर की ओर उठेगा, इसलिए तापमान घट जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जहां अनुतट पवन का प्रभाव है, चूंकि ऊपर का गर्म पानी आकर इकट्ठा होगा, इसलिए जल के तापमान में वृद्धि होगी, जल स्तर बढ़ेगा, पानी नीचे की ओर बैठेगा। बस इतना कंक्लूजन है। तो जहां पर अपतट पवन का प्रभाव, याद रहे तापमान कम, जहां पर अनुतट पवन का प्रभाव, याद रहे तापमान अधिक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग महासागर की बेसिन की ओर। तो देखिए, जीरो डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं, ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है,
ये है क्या? तो ये है महासागरीय बेसिन का क्षेत्र है। ठीक है, महासागरीय बेसिन है। इस स्थान पर पवनें कुछ ऐसे आएंगी और जो पवनें चलेंगी इन पवनों की दिशा भी कुछ ऐसी होगी, तट को पार करेंगी और ऐसे निकल जाएंगी। यहां जो पवनें चलेंगी वो कुछ ऐसे चलेंगी और इन पवनों को हम कहेंगे क्या? सन्मार्गी पवनें। आप लोगों को याद होगा अब तक, तो ये सन्मार्गी पवनों का क्षेत्र है। इस तरह से निकल जाएंगी पवनें। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर चलने वाली जो पवनें हैं, इन पवनों को कहा जाता है पछुआ पवनें। और ये पवनें कुछ इस तरह से चलेंगी उत्तरी गोलार्ध में और तट को पार करके ऐसे निकल जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें कुछ इस तरह से चलती हैं और इस तरह से चलती हुई ये पवनें तट को इस प्रकार से पार कर जाएंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? सॉरी, व्यापारिक पवन है ये, और ये है पछुआ पवन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्थान पर किस पवन का प्रभाव है, तो आप कहेंगे यहां पर तट को पार कर रही है। पवन हो गई कौन सी? आपको तट व्यापारिक पवन। अब तट व्यापारिक पवन, ऑफ शोर ट्रेड विंड, इस स्थान पर कौन सी पवन का प्रभाव है? तो अगर इस स्थान पर बात करें तो यहां पर है अनु तट व्यापारिक पवन। इस स्थान पर कौन सी पवन है? तो यहां है अपतट पछुआ पवन। यहां पर भी है अपतट पछुआ पवन। इस स्थान पर कौन सी पवन है? तो यहां पर है अनुतट पछुआ पवन। और यहां पर भी है कौन सी? तो अनुतट पछुआ पवन। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करते हैं जरा। तो देखिए, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर अपतट पवन का प्रभाव है, यानी इस स्थान पर तापमान में कमी की स्थिति होगी। तापमान में कमी की स्थिति होगी। यहां पर अनुतट पवन का प्रभाव है, इसलिए यहां पर तापमान अधिक होगा। यहां पर तापमान अधिक होगा। यहां अपतट पवन का प्रभाव है, इसलिए यहां पर तापमान कम होगा। तापमान इधर कम होगा। और यहां पर अनुतट का पवन का प्रभाव है, इसलिए यहां तापमान अधिक होगा। तापमान यहां पर अधिक होगा। तो कुछ इस तरह से तापीय तापमान की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो अगर आपसे कहें कि समान अक्षांशीय प्रदेशों में महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों में तापमान में अंतर की स्थिति देखने को मिलती है। कारण प्रचलित पवन का प्रभाव।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब हम महासागर के पूर्वी भागों में जाते हैं तो महासागर के पूर्वी भागों का तापमान महासागर के पश्चिमी भागों के तापमान की तुलना में कम होता है। महासागर के पूर्वी भाग का तापमान कम है, जबकि महासागर के पश्चिमी भाग का तापमान कैसा है? अधिक है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जब हम जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक पवन की बजाय पछुआ पवन से प्रभावित क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो पछुआ पवन से प्रभावित क्षेत्रों में महासागर के पूर्वी भागों का तापमान महासागर के पश्चिमी भागों के तापमान की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए यहां पर तापमान कैसा है? अधिक है। कारण है प्रचलित पवन का प्रभाव। तो प्रचलित पवन के प्रभाव के कारण महासागर में समान अक्षांशीय प्रदेशों में आपतन कोण के समान होने के बाद भी तापमान में अंतर की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट था स्थल खंड का प्रभाव या स्थलीय प्रभाव। तो सेकंड हेडिंग लगाइए, स्थलीय प्रभाव की। जब हम चर्चा करते हैं स्थलीय प्रभावों की तो तीन तरह के स्थल खंड की बात करते हैं। स्थलीय प्रभाव कहां पर? तो समान अक्षांशीय प्रदेश। तो समान अक्षांशीय प्रदेश में तीन तरह के इस स्वरूपों की चर्चा करते हैं। एक है खुला महासागर, जो दूसरा क्षेत्र है इसे कहते हैं अंशतः बंद जलीय भाग, और तीसरा जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बंद जलीय भाग। अब तीनों क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार से बात करते हैं। एक तो खुला महासागर है। खुला महासागर ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम बात करें तो स्थल खंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। इस क्षेत्र में स्थल खंड का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। अंशतः बंद जलीय भाग कैसा क्षेत्र है? अंशतः बंद जलीय भाग ऐसा क्षेत्र है जो तीन ओर से स्थल खंडों से घिरा हो। ये जलीय भाग है। एक ओर से किसी सागर से जुड़ा होगा। तो जैसे कोई खाड़ी हो सकती है, कोई सागर हो सकता है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, जैसे कि अरब सागर है, जैसे कि फारस की खाड़ी है, ठीक है, लाल सागर है। ये सब कैसे क्षेत्र हैं? ये सब हैं अंशतः बंद जलीय भाग के क्षेत्र हैं। तीसरी तरफ होता है बंद जलीय भाग। बंद जलीय भाग का मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो पूरी तरह से स्थल खंड से घिरा हो। चारों तरफ स्थल खंड है, पूरी तरह से स्थल खंड से यह क्षेत्र घिरा हुआ है। बीच में जलीय भाग है। मृत सागर है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है। कैसे क्षेत्र हैं? पूरी तरफ से जल से स्थलीय क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। तो ऐसे जलीय क्षेत्र, बंद जलीय भाग के अंतर्गत ऐसे जलीय क्षेत्र आते हैं जो पूरी तरह से स्थलीय क्षेत्रों से घिरे होते हैं। अंशतः बंद जलीय भाग के अंतर्गत ऐसे जलीय क्षेत्र आते हैं
जो स्थल खंडों से कम 3 ओर से घिरे हुए होते हैं, 3 स्थल खंडों से घिरे हुए हैं। यहां पर स्थलीय प्रभाव होता है, लेकिन इनकी तुलना में यहां पर स्थलीय प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद जो क्षेत्र आता है यह होता है खुला महासागर। खुला महासागर ऐसा क्षेत्र होता है जो अगाध महासागरीय क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर, खुला अगाध क्षेत्र है। स्थलखंड का प्रभाव नगण्य है, बिल्कुल नहीं है। स्थलखंड का प्रभाव नहीं है, बल्कि किसका प्रभाव है? जलीय क्षेत्रों का प्रभाव है। तो ऐसे क्षेत्रों में स्थलखंड का प्रभाव नहीं होता, ऐसे काट देना है। अब अगर आपसे कहा जाए, मैं आपसे कहूं कि क्लाइमेटोलॉजी आपने पढ़ा है और याद होगा आपको स्थलीय प्रभाव का दैनिक और वार्षिक तापांतर से सीधा संबंध है। यह कंक्लूजन हमने क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में ड्रॉ किया हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में हमने इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया था कि स्थलीय प्रभाव का दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ, दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ में सीधा संबंध होता है। यानी जिन क्षेत्रों में स्थलखंड का प्रभाव जितना ज्यादा, उन क्षेत्रों का दैनिक और वार्षिक तापांतर उतना अधिक, और जिन क्षेत्रों पर स्थलखंडों का प्रभाव बिल्कुल कम, वहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर उतना ही कम। तो आपसे अगर कहा जाए समान अक्षांशीय प्रदेशों में जिन क्षेत्रों में स्थलखंडों का प्रभाव होगा, वहां दैनिक वार्षिक तापांतर क्या होगा? अधिक होगा। और जहां स्थलखंड का प्रभाव नहीं होगा, वहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर कम होगा। तो स्थलखंड भी महासागर में तापमान के वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से जलवायु विज्ञान में पढ़ते समय हमने देखा था कि महासागर का प्रभाव पड़ता है जलवायु में, जलवायु निर्माण में, उसी प्रकार से महासागर में भी तापीय वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में स्थलखंड का प्रभाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला हमारा पॉइंट डिस्कशन का, महासागरीय जल का तापमान। अब दूसरा बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता के बारे में। तो अब सेकंड हेडिंग आपको लगानी है। सेकंड हेडिंग क्या लगानी है? महासागरीय जल की लवणता। चलिए, सैलिनिटी इन ओशियन। तो अब बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता। महासागरीय जल की लवणता, देखिए महासागरीय जल की लवणता क्या होती है, इस पर थोड़ा सा विचार व्यक्त करते हैं। तो क्या है महासागरीय जल की लवणता? तो महासागर में घुले हुए लवणों की मात्रा और महासागरीय जल के भार का अनुपात ही महासागरीय जल की लवणता कहलाती है। क्या है? तो महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा, और क्या? तो और है महासागरीय
जल का भार। तो महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा और महासागरीय जल का भार का अनुपात, यानी महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा और महासागरीय जल के भार के अनुपात को ही महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो इसे व्यक्त किया जाता है किसमें? इसे व्यक्त किया जाता है ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। तो इसे ग्राम प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ये इसका चिन्ह होता है। और महासागरीय जल की जो औसत लवणता है, तो अगर बात की जाए महासागरीय जल की औसत लवणता की, तो महासागरीय जल की औसत लवणता ये होती है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागरीय जल की औसत लवणता होती है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अब हम बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हैं। तो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारक होता है तापमान। एक कारक है क्या? तापमान। महासागर में जल की लवणता को प्रभावित करने वाला एक कारक है तापमान। दूसरा कारक होता है, ये है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा। तीसरा कारक होता है नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो नदियों के द्वारा जल की आपूर्ति। ठीक है। चौथा कारक होता है हिमगलन का प्रभाव। हिमगलन का प्रभाव। और पांचवा कारक होता है वाष्पीकरण की मात्रा। वाष्पीकरण की मात्रा। ये कुछ कारक हैं जो महासागर की बेसिन में लवणता के वितरण को, या हम कह सकते हैं लवणता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ध्यान रहे महासागर में कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं जिनमें NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो लवण पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ देता है सवाल। तो महासागर की लवणता को निर्धारित करने वाला कारक में पहला कारक हमने देखा, ये कारक है तापमान। और तापमान के बारे में हमने क्या बात की कि तापमान का जल की घुलनशीलता के साथ सीधा संबंध होता है। ध्यान रखिएगा, तापमान की बात कर रहे हैं अगर,
तो तापमान का जल की घुलनशीलता के साथ सीधा संबंध है। यानी जितना ज्यादा तापमान होगा, जल में लवणों के घुलने का दर उतना ही अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे किसी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होगी, वैसे वैसे उस क्षेत्र में लवणों के घुलने में के दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उस क्षेत्र की लवणता बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर किसी क्षेत्र के तापमान में कमी आती है, तो अगर तापमान में कमी आएगी, तापमान में आने वाली कमी का मतलब है कि जल में लवणों के घुलने का दर कम हो जाएगा। तो अगर तापमान घट रहा है तो जल में घुलने वाले लवणों का दर घट जाएगा, जल में घुले हुए लवणों की मात्रा कम हो जाएगी, यानी उस क्षेत्र में जल की लवणता प्रभावित होगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं पहला और बड़ा कारक होता है तापमान, क्योंकि तापमान का जल की घुलनशीलता के साथ सीधा संबंध होता है, और जहां पर तापमान अधिक होता है उन क्षेत्रों में जल की घुलनशीलता के अधिक होने के कारण महासागर में उन क्षेत्रों में, विशिष्ट क्षेत्रों में जल की लवणता अधिक हो सकती है, जबकि कम तापमान वाले जलीय क्षेत्रों में घुलनशीलता की दर में कमी के साथ जल में क्या है, लवणों की मात्रा कम होने से लवणता भी कम हो सकती है। एक फैक्टर है। इसके अलावा अन्य कारक भी हैं जो प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, वर्षा की मात्रा। किसी क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है, अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, तो जैसे जैसे वर्षा होगी स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, और स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी इसका मतलब है कि सैलिनिटी कम हो जाएगी, लवणता कम हो जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है, नदियों के द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है, स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जल की लवणता घटेगी। और अगर कहीं पर हिमगलन भी हो रहा है तो ध्यान रहे, वर्षा, नदी और हिमगलन, इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो लगातार स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। तो इनके द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। और जब भी स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, जब भी स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी, इसका मतलब है कि लवणता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की मात्रा की। तो अगर कोई क्षेत्र है, कोई महासागरीय बेसिन है, और यहां पर है जल और साथ साथ में है लवण, अगर इस क्षेत्र में वाष्पीकरण का दर अधिक है, क्या कहा जाए कि अगर यहां पर वाष्पीकरण का दर अधिक है, अगर वाष्पीकरण का दर अधिक है तो जल तो वाष्प होकर के चला जाएगा, बचेगा क्या, साल्ट बच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण का दर अधिक होगा तो इस जल में लवणों का अनुपात बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जल की लवणता बढ़ जाएगी। तो महासागर के जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण का दर अधिक होता है और वर्षा की मात्रा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में महासागर में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि ऐसे क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण का दर घटा हुआ है और वर्षा की मात्रा अधिक है, उन क्षेत्रों की लवणता औसत लवणता से भी कम हो जाती है। ध्यान रखना है।
तो महासागर में क्या है, हमने बात की कि महासागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा और महासागरीय जल के भार के अनुपात को ही महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। महासागरीय जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम होती है, 35.1 ग्राम प्रति हजार ग्राम होती है। महासागर में सबसे अधिक जो लवण है वो है सोडियम क्लोराइड, सबसे अधिक मात्रा में घुला हुआ है। और महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से हैं, तो तापमान है, वर्षा की मात्रा है, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति और हिमगलन का अनुपात है, के साथ साथ वाष्पीकरण की मात्रा है। तापमान का जल की घुलनशीलता से सीधा संबंध होता है, इसलिए अधिक तापमान अधिक घुलनशीलता अधिक लवणता, कम तापमान कम घुलनशीलता कम लवणता। तापमान के कारण जहां वर्षा की मात्रा अधिक होगी, जहां नदियों के द्वारा जल आपूर्ति होगी, जहां हिमगलन होगा, इन समस्त प्रोसेस से स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है, इसका मतलब है कि लवणता की मात्रा में कमी आएगी। और तीसरा फैक्टर क्या है, वाष्पीकरण की मात्रा। जहां पर वाष्पीकरण का दर अधिक होगा उस जगह पर लवणता क्या होगी, वाष्पीकरण अधिक है, जल उड़ गया, लवण बचे, लवणता बढ़ गई। जहां वाष्पीकरण का दर कम है वहां पर लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लवणता का वितरण। तो हेडिंग लगाइए, डिस्ट्रीब्यूशन इन सैलिनिटी। तो महासागर में लवणता का वितरण। देखिए दो तरह से वितरण होता है। एक वितरण है मंडलीय वितरण, और दूसरी तरफ जो वितरण है इसे कहा जाता है क्या, समान अक्षांशीय प्रदेश में वितरण। अब मंडलीय वितरण की चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो महासागर में जब भी लवणता के मंडलीय वितरण की बात होती है, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, अक्षांशीय वितरण से संबंध होता है इसका। और कितने क्षेत्र हैं, तो एक क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है उपध्रुवीय क्षेत्र, तो उपध्रुवीय क्षेत्र। और चौथा क्षेत्र है, ये है ध्रुवीय क्षेत्र। इस तरह से हमने वर्गीकरण कर लिया। अब पहले क्षेत्र की बात करते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र की। तो ध्यान रहे, विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, जल की घुलनशीलता अधिक होती है, लवणता अधिक हो सकती है अधिक तापमान के कारण, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष भर संवहनीय वर्षा। विषुवत रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। तो तापमान अधिक है, घुलनशीलता अधिक है, लवणता अधिक होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वर्ष भर संवहनीय वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए वर्ष भर इस क्षेत्र में स्वच्छ जल की लगातार आपूर्ति होती रहती है।
इसलिए विषुवत-रेखीय क्षेत्र में महासागरीय जल की लवणता औसत लवणता के आसपास ही होती है। औसत लवणता से थोड़ा कम ही होती है, अधिक नहीं होती। तो औसत लवणता के आसपास होती है। जब हम आते हैं कहां पर, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इससे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जो दूसरा क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, यह भी अधिक तापमान वाला क्षेत्र है। तो तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान है तो क्या क्या होगा, जल की घुलनशीलता अधिक होगी, पहली बात। दूसरी बात है अधिक तापमान है इसलिए वाष्पीकरण का दर भी अधिक होगा। जल का वाष्पीकरण भी होता रहेगा इस क्षेत्र में। पहली बात तो जल की घुलनशीलता अधिक होगी और दूसरी तरफ क्या होगा, वाष्पीकरण का दर भी अधिक रहेगा। एक बात और ध्यान रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या वर्षा वाला क्षेत्र है? क्या यहां पर वर्षा होगी अधिक? बताइए जरा। तो आपको याद होगा कि विषुवत रेखा से जो वायु का आरोहण हो रहा था वो वायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नीचे की ओर बैठ रही थी। याद है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही वह क्षेत्र है जहां पर वायु का अवरोहण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वायु का अवरोहण होता है इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। वायु का अवरोहण हो रहा है ना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। जब वायु का अवरोहण हो रहा है इसका मतलब है कि रुद्धोष्म ऊष्मण की प्रक्रिया हो रही है, एडियाबैटिक हीटिंग की प्रोसेस हो रही है। और जैसे ही रुद्धोष्म ऊष्मण की प्रक्रिया होगी वैसे ही वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बन जाएगी। तो देखिए जरा सा गौर फरमाइएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, एक तरफ क्या है, तो एक तरफ तो तापमान अधिक है और इस अधिक तापमान से जल की घुलनशीलता बढ़ी हुई है, यानी कि लवणों की मात्रा इसमें घुल रही है, पर्याप्त मात्रा में लवण घुलते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ है वाष्पीकरण का अधिक दर, वाष्पीकरण का अधिक दर है, वाष्प बन करके जल उड़ता हुआ जा रहा है, लवण बच रहे हैं और बचे हुए लवण तेजी से घुल भी रहे हैं। वाष्पीकरण का दर अधिक है यानी कि जल वाष्प बन करके निकल रहा है, जल में वाष्प बन करके निकल रहा है, इसका मतलब है कि लवण बचे हुए हैं। लवण बचेंगे, लवणों की अनुपात बढ़ेगा और बढ़े हुए लवण तेजी से घुलते भी जाएंगे क्योंकि तापमान अधिक है जल का। और सबसे बड़ी बात क्या है, वायु अवरोहण होने से रुद्धोष्म ऊष्मण की प्रक्रिया हुई और वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बन गई। जब वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बन गई यानी स्वच्छ जल की आपूर्ति हो नहीं रही, ऐसी एडवर्स कंडीशन बन गई और ऐसे स्थिति में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महासागर की लवणता, महासागरीय
जल की लवणता कैसी होगी इस क्षेत्र में, आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे औसत लवणता से अधिक होगी। औसत लवणता से अधिक, औसत लवणता से अधिक लवणता है महासागरीय जल की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक सॉरी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट हमारा है उपध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलते हैं उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर। उपध्रुवीय क्षेत्र, और इसी के साथ साथ बात कर लेंगे हम ध्रुवीय क्षेत्र की भी। ध्रुवीय क्षेत्र की भी जब उपध्रुवीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो उपध्रुवीय क्षेत्र में क्या है, तो अब इस क्षेत्र में तापमान घटना प्रारंभ हो गया है। तापमान अपेक्षाकृत कम हो गया, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से कम तापमान है। जब तापमान कम है तो पहली बात तो यहां पर घुलनशीलता भी प्रभावित होगी, और दूसरी बात वाष्पीकरण का भी कम हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है उपध्रुवीय क्षेत्र जहां पर वाताग्रीय वर्षा होती है, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों का अभिसरण होता है, याद है 60 डिग्री के आसपास उपध्रुवीय क्षेत्रों में, और दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के अभिसरण से वाताग्रीय वर्षा की स्थिति बनती है। तो इस स्थान पर क्या हो रहा था, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों का अभिसरण, और दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों का अभिसरण से वाताग्रीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा। और जहां वाताग्रीय वर्षा हुई, इसका मतलब क्या है, वाताग्रीय वर्षा का मतलब है कि स्वच्छ जल की आपूर्ति हो गई। और स्वच्छ जल की आपूर्ति का मतलब हुआ क्या, कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो गया कि उपध्रुवीय क्षेत्र में लवणता औसत लवणता से कम हो गई। तो उपध्रुवीय क्षेत्रों में ध्यान रखना है, उपध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरीय जल की लवणता औसत लवणता से कम हो जाती है। और औसत लवणता से कम होने के पीछे का कारण क्या है, पहली बात तो तापमान का घट जाना, तापमान के घटने के साथ घुलनशीलता और वाष्पीकरण का दर घट गया। दूसरी तरफ दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के अभिसरण से वाताग्रीय वर्षा हुई, और वाताग्रीय वर्षा के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति हो गई, और स्वच्छ जल की आपूर्ति ने लवणता को घटा करके औसत से कम कर दिया। ठीक, अब चलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में। तो पहली बात तो तापमान अत्यंत कम है। तो जब तापमान अत्यंत कम है, इसका मतलब ही है कि अब क्या होगा, जब तापमान अत्यंत कम है, घुलनशीलता अत्यंत कम होगी, वाष्पीकरण का दर नगण्य होगा, है ना।
तापमान अत्यंत कम है। तो दूसरी कारण यहां पर क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हिमगलन हो रहा है। तो हिम इस क्षेत्र में होता है हिमगलन। और हिमगलन से स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। हिमगलन से स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही होती है। तो तापमान कम है, घुलनशीलता वाष्पीकरण का दर कम है और हिमगलन लगातार हो रहा है, और लगातार होने वाले हिमगलन से स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है, और स्वच्छ जल से होने वाली आपूर्ति लवणता को औसत से अत्यंत कम कर देती है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के ध्रुवीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, तो लवणता औसत से अत्यंत कम। ठीक है, चलिए तो अब इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए लवणता का जो मंडलीय वितरण है, इस मंडलीय वितरण को हम कंक्लूड करते हैं, और लवणता के मंडलीय वितरण को हमने वर्गीकृत कर लिया, और वर्गीकृत कर लिया है कितने क्षेत्रों में, विषुवतरेखीय क्षेत्र। विषुवतरेखीय क्षेत्र के बाद हमने देखा है, बांटा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसके बाद उपध्रुवीय क्षेत्र, और ध्रुवीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है, चलिए एक एक की बात करते हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान तो अधिक होता है, घुलनशीलता वाष्पीकरण अधिक है, किंतु वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है, इसलिए स्वच्छ जल की आपूर्ति भी हो जाती है। इसलिए यहाँ की लवणता औसत लवणता के आसपास अथवा थोड़ा सा कम, तो यहाँ होती है 34 से 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास। उपध्रुवीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अधिक तापमान वाला क्षेत्र है। वर्ष भर यहां भी तापमान अधिक रहता है, या वर्ष के अधिक समय तक यहां तापमान अधिक होता है। तो अधिक तापमान वाला क्षेत्र है, जल की घुलनशीलता अधिक होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, किंतु वायु अवरोहण के कारण रुद्धोष्म ऊष्मण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियों का विकास होता है। यहां पर उच्च वायुदाब की पेटियों का विकास हो रहा होता है, और वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियां बन जाती हैं। वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियों के निर्मित होने के परिणाम स्वरूप स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए महासागरीय जल की लवणता औसत लवणता से कहीं अधिक हो जाती है। और महासागरीय जल की लवणता कितनी होती है, तो महासागरीय जल की लवणता होती है 36 से लेकर के 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 36 से 38 के बीच वैसे होती है, 36 से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास। अब चलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर। तो उपध्रुवीय क्षेत्रों में जाने पर तापमान में कमी आती है, तापमान घट रहा होता है, और तापमान में कमी के साथ साथ ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती नहीं, वर्ष भर वाताग्रीय वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहां पर तापमान कम है, जल की घुलनशीलता कम है, लेकिन वर्ष भर वाताग्रीय वर्षा हो रही है, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है, लवणता औसत से कम हो जाती है, और यहां लवणता होती है 33 से 34 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 33 से 34 ग्राम
प्रति 1000 ग्राम। ठीक, अब चलते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर निम्नतम तापमान और साथ साथ हिमगलन, तो लवणता औसत से अत्यंत कम 30 to 32 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 30 से 32 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास होती है। ये है महासागरीय बेसिन में लवणता का मंडलीय वितरण। तो महासागर की बेसिन में लवणता के मंडलीय वितरण से संबंधित बातों को हमने कर लिया। अब सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है, और सेकंड पॉइंट है महासागरीय बेसिन में लवणता का ऐसे क्षेत्रों में वितरण जहां पर क्या है, समान अक्षांशीय अवस्थिति है। तो हम कह सकते हैं जो दूसरा हमारा क्षेत्र बनता है, दूसरा क्षेत्र क्या है, समान अक्षांशीय प्रदेश में लवणता का वितरण। तो हेडिंग लगाते हैं, समान अक्षांशीय प्रदेश में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। समान अक्षांशीय प्रदेश में लवणता का वितरण। प्रभावित करने वाले कारक के साथ। ठीक है, तो देखिए, समान अक्षांशीय प्रदेशों में लवणता के वितरण को दो बड़े फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। एक फैक्टर होता है प्रचलित पवन का प्रभाव। एक फैक्टर क्या है, तो एक फैक्टर है प्रचलित पवन का प्रभाव। और दूसरा फैक्टर होता है क्या, नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रचलित पवन के प्रभाव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति के बारे में। तो देखिए, प्रचलित पवन के प्रभाव के कारण क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। ये क्षेत्र है व्यापारिक पवन का। तो व्यापारिक पवन से प्रभावित क्षेत्र के बारे में पहले बना लेते हैं। यह भी क्षेत्र है किसका, तो व्यापारिक पवन का। तो ये व्यापारिक पवन के क्षेत्र को हम पहले बना लेते हैं। ठीक, ये क्षेत्र है पछुआ पवन का। तो पछुआ पवन के क्षेत्र को बना लेते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
इस स्थान पर महासागर के किस तट पर कौन सी पवन का प्रभाव होगा? तो आप कहेंगे यहां पर है अप तट व्यापारिक पवन का प्रभाव। इस स्थान पर जिस पवन का प्रभाव है वो पवन कौन सी है? तो हम कह सकते हैं इस स्थान पर प्रभावशाली जो पवन है वो है अनु तट व्यापारिक पवन। इन क्षेत्रों में जिन पवनों का प्रभाव है ये है अपतट पछुआ पवन। अपतट पछुआ पवन। यहां पर कौन सी पवन है? तो यहां है अनु तट पछुआ पवन। अनुतट पछुआ पवन। तो ये स्थानों की हमने चर्चा कर ली। अब आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि महासागर के जिस क्षेत्र पर अनु अपतट पवन का प्रभाव होता है यहां पर तापमान कम, और जहां पर अनुतट पवन का प्रभाव होता है यहां पर तापमान अधिक। अपतट में तापमान कम और अनुतट में तापमान अधिक की स्थिति। कुछ इस तरह से स्थितियों का निर्माण होता है। हम तापमान और लवणता के बीच के संबंध को पढ़ चुके हैं और तापमान और लवणता में सीधा संबंध है। तापमान अधिक, घुलनशीलता अधिक, लवणता अधिक। तो जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक कम है इसका मतलब है यहां पर लवणता क्या होगी? इस स्थान पर सैलिनिटी भी कम होगी, सैलिनिटी भी कम होगी। यहां पर सैलिनिटी अधिक होगी, सैलिनिटी इस क्षेत्र पर अधिक होगी। यहां पर सैलिनिटी कम होगी, यहां पर सैलिनिटी अधिक होगी। यहां पर सैलिनिटी अधिक और यहां पर सैलिनिटी कम है। तो प्रचलित पवन के प्रभाव के कारण जब कभी महासागर के, हम कह सकते हैं व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भागों की लवणता महासागर के पश्चिमी भागों की तुलना में कम होती है, जबकि पछुआ पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भागों की लवणता पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक होती है। तो समान अक्षांशीय प्रदेश में महासागरीय जल में लवणता के वितरण को प्रभावित करने में प्रचलित पवनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, और प्रचलित पवनों के प्रभाव के कारण महासागरीय बेसिन के पूर्वी और पश्चिमी भागों में तापमान के साथ साथ लवणता की मात्रा में भी अंतर की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना है। तो दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। दूसरे पॉइंट की हेडिंग लगाइए। दूसरा पॉइंट क्या है? नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। चलिए, इस पूरे के पूरे मैटर को हम लोग दो भागों में बांट करके देखते हैं। एक है अंशतः बंद जलीय भाग। बात करते हैं अंशतः बंद जलीय भाग।
और एक भाग की बात करते हैं, क्या? बंद जलीय भाग की बात करते हैं। ठीक है। अंशतः बंद जलीय भाग में, कहां पर? अंशतः बंद जलीय भाग में जिस स्थान पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी, नदियों के द्वारा जहां स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी, ऐसे स्थानों की लवणता औसत लवणता से कम हो जाएगी। जहां भी नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है, अंशतः बंद जलीय भाग हो, ध्यान रहे, ऐसे क्षेत्रों में महासागरीय जल की लवणता औसत लवणता से कम हो जाती है। एग्जाम्पल है इस प्रकार के अंशतः बंद जलीय भाग का बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की औसत लवणता 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नदियों के द्वारा लगातार स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांशतः नदियां बंगाल की खाड़ी पे जाकर के गिरती हैं और ये नदियां स्वच्छ जल की आपूर्ति करा रही हैं। इन स्वच्छ जल की आपूर्ति होने के कारण नदियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी की लवणता क्या है? तो हम कह सकते हैं यहां की लवणता घट करके औसत लवणता से कम हो गई। तो बंगाल की खाड़ी की लवणता औसत लवणता से कम हो गई, 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास। अब दूसरी पॉइंट की हम अगर चर्चा करें, अंशतः बंद जलीय भाग में जहां पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति कम की जाएगी, जहां पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति कम की जाएगी, ऐसे क्षेत्रों में लवणता औसत से अधिक हो जाती है। औसत से अधिक। एग्जाम्पल, अरब सागर। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में दोनों समान अक्षांशों में अवस्थित हैं, लेकिन जब हम अरब सागर को देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर की ओर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम की जा रही है। तो जब स्वच्छ जल की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम की जाती है, इसलिए औसत लवणता अरब सागर में, अरब सागर की लवणता औसत लवणता से अधिक हो जाती है और अरब सागर की लवणता होती है 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास। ऐसे ही फारस की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर, इन सब की लवणता भी औसत लवणता से कहीं अधिक होती है, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के, 37 से लेकर के 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के आसपास होती है। फारस की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के जब भी बात होती है किसकी, ध्यान रहे अंशतः बंद जलीय भाग की, तो अंशतः बंद जलीय भाग में जहां पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी, वहां उन क्षेत्रों की लवणता औसत लवणता से कम हो जाएगी, जैसे कि है बंगाल की खाड़ी। यहां नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति लगातार की जा रही है, अधिक मात्रा में की जा रही है, तो लवणता घट करके कम हो गई।
लेकिन ऐसे क्षेत्र में समान अक्षांश भले ही हो, लेकिन अगर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति कम मात्रा में की जा रही है, तो जब कम मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है, तो कम मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति किए जाने के कारण लवणता बढ़ जाती है, जैसे कि अरब सागर, जैसे कि फारस की खाड़ी, जैसे कि लाल सागर, जैसे कि भूमध्य सागर। ध्यान रहे इस बात को, ठीक है। चलिए अब हम बंद जलीय भाग की बात करते हैं। तो देखिए बंद जलीय भाग में ध्यान क्या रखना है, बंद जलीय भाग में जहां पर जिन स्थानों पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी वहां की लवणता तो कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। लेकिन बंद जलीय भाग में जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं की जा रही या कम की जाती है, तो जहां पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति कम है अथवा अत्यंत कम है, ऐसे क्षेत्रों की लवणता औसत लवणता से अत्यधिक हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों की लवणता औसत से अत्यधिक हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या, तो तुर्की में है क्या, वॉन झील। तो तुर्की की है वॉन झील, और वॉन झील की लवणता कहां पर है, तुर्की में है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है तुर्की की वॉन झील। ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र तुर्की की वॉन झील। ऐसा ही एक क्षेत्र है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर, उसका नाम है मृत सागर। इसकी भी लवणता काफी अधिक होती है। तो दूसरा स्थान है क्या, मृत सागर। कहां पर है, तो जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है, ठीक है। तो दूसरा स्थान है मृत सागर का। और तीसरा है कौन, तो यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक। तो तीसरा स्थान है यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए, ठीक है। ये बंद जलीय क्षेत्र हैं और नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति कम हो रही है, और इनका आपूर्ति के कम होने के कारण इन क्षेत्रों की लवणता औसत लवणता से कहीं अधिक हो गई। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या देखा, महासागर में तापमान के बारे में और तापमान के वितरण से संबंधित बातों के बारे में, फिर महासागर में लवणता के बारे में, और महासागरीय बेसिन में लवणता के वितरण से संबंधित बातें। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता का वितरण मंडलीय, और मंडली के साथ साथ हम कह सकते हैं समान अक्षांशीय प्रदेशों में लवणता के वितरण से संबंधित बातें। इन बातों को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके वॉन झील का नाम ध्यान रखना है तुर्की की, दूसरा ध्यान रखना है मृत सागर का, और तीसरा ग्रेट सॉल्ट लेक का नाम ध्यान रखना है। और कई बार हिंद महासागर में कहां पर, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी सवाल पूछ लेता है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बारे में भी ध्यान में रखना है हमें। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे तो इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू।